हाँ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अपना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर्स कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी, सेकंड में भी कुछ उसकी टर्मिनोलॉजीज जो बची थी वो, थर्ड वीडियो में हम लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ वीडियो में नॉमेनक्लेचर की बात की कि कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि अगर डबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे तो उनकी नेमिंग कैसे होगी, ब्रीजिंग लिगेंड होगी तो उनकी नेमिंग कैसे होगी। इतना सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, एक आइसोमेरिज्म का पार्ट है जिसको इस बार सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है, तो इस बार वो आइसोमेरिज्म का पार्ट आप नहीं स्टडी करेंगे। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने कैसे। तो सबसे पहला जो सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन हम लोगों को मिली, एक माइलस्टोन रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ऐसा क्या था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो आयनाइज नहीं होता। ये एक बिगर क्वेश्चन था हमारे लिए, ठीक, एक क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना है, अब एक साइंटिस्ट आए 1892 में उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी। फाइनली प्रैक्टिकल अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने 1893 में पोस्टुलेट्स दे दिए अपनी थियरी की कि क्या कैसे क्या हो रहा है। एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी, जहां कुछ नहीं था वहां पे बहुत ही अच्छा था। इसके लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। अब आप सोच रहे होंगे है कौन वो, तो उनका नेम था सर वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर, स्विस केमिस्ट थे, स्वीडन के। नेम था अल्फ्रेड वर्नर। तो अल्फ्रेड वर्नर ने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग होती कैसे। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया वो बताते हैं आपको। उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड, इसके साथ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया के साथ डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन कराया और उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, मैं एक टेबल आपके लिए बनाने जा रहा हूं जिसको उन्होंने कराया एक्सपेरिमेंट। कैसे उन्होंने उसको आखिरी तक ले गए कि कैसे उन्होंने ये बता दिया कि ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है। तो इस कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच में उन्होंने रिएक्शन कराया, COCl3, ठीक, 6NH3 रिएक्शन उन्होंने कराया, तो उनको एक कंपाउंड मिला। ठीक, एक कंपाउंड मिला। वो कंपाउंड क्या मिला अभी मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ XYZ कोई एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को जब उन्होंने AgNO3 के साथ ट्रीट किया, किसके साथ ट्रीट किया? AgNO3 के साथ ट्रीट किया, एक्सेस ऑफ AgNO3, तो उनको क्या मिला? 3 मोल ऑफ AgCl। क्या मिला? 3 मोल ऑफ AgCl। फिर एक दूसरी रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन कराया उन्होंने। ठीक है, तो उनको एक कंपाउंड यहां मानते A मिलाता है, दूसरा कंपाउंड B मिल गया। ठीक, उसको जब उन्होंने AgNO3 के साथ ट्रीट किया तो इस बार उनको 2 मोल ऑफ AgCl मिला। ठीक है, 2 मोल ऑफ AgCl मिला। अब वो परेशान किया, ऐसा क्यों? यहां पे क्लोराइड आयंस कितने हैं? 3। इसमें तो 3 मिल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। आप जानते हैं ना, जब क्लोराइड आयन को AgCl के साथ AgNO3 के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्या होता है? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक, तो ये रिएक्शन करा तो वो 3 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। फिर दूसरे रिएक्शन में जब उन्होंने उसको
AgNO3 के साथ ट्रीट किया तो क्या मिला, 2 मोल ऑफ AgCl मिला। अब वो परेशान कि एक क्लोराइड आयन गया कहाँ पे, एक क्लोराइड आयन गया कहाँ पे, वो इस बात को लेके बहुत परेशान थे। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी, जैसा कि हम जानते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है वो आयनाइज नहीं होता, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहता है बस केवल वो आयनाइज होता है। तो उन्होंने कहा कि इस कंपाउंड का फार्मूला होगा CONH3 का होल 6Cl3, जबकि इस कंपाउंड का फार्मूला होगा CONH3 का होल 5ClCl2। तो ये जो बसकर बाहर क्लोराइड आयन से ये आयनाइज हुए, ठीक। तो ऐसे कई कंपाउंड के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अभी मैं इसमें ही आगे चलता हूँ। फर्दर उन्होंने एक्सपेरिमेंट और किया COCl3.4NH3, उनको जो कॉम्प्लेक्स मिला वो मिला CONH3 का होल 4Cl2Cl। जब इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे कितना क्लोराइड बाहर है 1, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1 मोल ही क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होगा। तो AgCl की कितने 1 मोल ही बनेंगे, ठीक। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। इसकी बेसिस पे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 क्लोराइड आयन क्यों मिल रहा है, ठीक, वही आयनाइज क्यों हो रहा है। तो ये जो उनको मिला था उसकी बेसिस पे उन्होंने ऐसे फार्मूले लिखे, ठीक, यहां तक क्लियर। चलिए, उस बेसिस पे उन्होंने कहा कि मेटल हैज 2 टाइप्स ऑफ, मेटल हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। जो मेटल होती है सेंट्रल मेटल एटम, ये 2 टाइप्स की वैलेंसी शो करती है। एक को हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, सेकेंड को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा इरेज करूंगा, इसको नोट करना हो तो कर लें आप लोग। अभी एक टेबल आपके लिए मैं बना दूंगा इसके लिए। फिर सेकेंड उन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? वो वैलेंसी जो मेटल अपने सिंपल कंपाउंड्स के साथ रखती है। द वैलेंसी ऑफ मेटल इन दियर सिंपल कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल इन COCl3 द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ CO इज +3। कितने क्लोराइड से कंबाइंड हो रहा है? 3 क्लोराइड मोनोवैलेंट, तो +3। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? जो वो अपने सिंपल कंपाउंड में रखती है, ठीक। प्राइमरी वैलेंसी मेटल फॉर्म इन सिंपल कंपाउंड, ठीक। मेटल जैसे सिंपल कंपाउंड में जिस वैलेंसी के साथ बनाता है उसको प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। पार्ट ए। सेकेंड पार्ट इसका बी पार्ट, इट इज आयनाइजेबल। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको वही आयनाइजेबल होती है, ठीक। थर्ड, इट शोज ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी क्या शो करती है? ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है, ठीक। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है?
कॉम्प्लेक्स में वो जितने लिगेंड के साथ जुड़ा होता है वो उसकी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। मेटल अटैच्ड विथ नंबर ऑफ लिगेंड, जितने लिगेंड्स के साथ वो अटैच रहेगा वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। ठीक। बी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इट इज नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, वो आयनाइजेबल नहीं होती। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स लिखा था CONH3 का होल 6 Cl3, तो ये जो 6 था ये आयनाइज नहीं हो रहा था, ये है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। वो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। C इट shows कोऑर्डिनेशन। ये क्या शो करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। ठीक। अच्छा, एक पार्ट इसमें और जोड़ देते हैं। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। इसका कोई डायरेक्शन होता है, किधर भी जुड़ जाएगा, आयनिक बॉन्ड बनता है किधर भी जुड़ जाएगा। यहां पे आइए, ये क्या होता है, इट इज डायरेक्शनल, मतलब इनकी बॉन्ड की एक फिक्स पोजीशन होगी। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उनकी एक फिक्स पोजीशन होगी, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होंगे, जो इसकी ज्योमेट्री को बताता है। ठीक है, ज्योमेट्री कौन डिसाइड करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी, जो ये इस स्फीयर के अंदर है। तो इतनी सारी बातें उन्होंने बताने के बाद ये कहा, अब मैं कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं कि आखिर ये कैसे बने। ठीक है, आइए। एक्सप्लेनेशन में ये है सर कि पहला कंपाउंड बना था CONH3 होल 6 Cl3। कॉम्प्लेक्स क्या था, Cl3 प्लस NH3 या डॉट 6NH3। ये बना COCl3 5NH3। इसमें क्या बना, CONH3 का होल 5Cl, बाहर Cl2। इसको जब हम ट्रीट किए थे AgNO3 के साथ तो अपने को क्या मिला था, 3 मोल ऑफ AgCl। इसको ट्रीट किया तो 2 मोल ऑफ AgCl। एक और करा देते हैं, COCl3.4NH3, तो क्या बनेगा, CONH3 का होल 4Cl2 Cl। जब इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ AgCl। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बने, उन्होंने ये कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होती है इसकी 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, जो अपने सिंपल कॉम्प्लेक्स में वो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, जो वैलेंसी शो करती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, वो आयनाइज हो सकती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और क्या शो करता है, उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कहीं भी जुड़ जाता है, कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है, मेटल दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी जो शो करता है वो नॉन आयनाइजेबल है। ठीक है, वो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने लिगेंड उससे जुड़े रहते हैं उसको शो करता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है। और वो डायरेक्शनल होता है, जो कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को हमें बताएगा। तो अल्फ्रेड वर्नर ने इतना सारी बातें कही, इस तरीके से फिर कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन किया और उन्होंने बताया इसको कि अगर मैं CONH3 बनाने जा रहा हूं, CONH3, तो इस तरीके से ये हो गया आपका NH3 NH3 NH3। ठीक, इस तरीके से
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक, ये तो मेरा सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। ठीक, अब कहेंगे क्लोरीन कैसे जुड़ेगा। जो ये 3 क्लोरीन्स हैं ये कैसे जुड़ेंगे, तो क्लोरीन कुछ ऐसे जुड़ेंगे सर। उनको जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को कैसे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से, Cl और Cl। तो ये आयनाइजेबल है, ये नॉन आयनाइजेबल है। ठीक सर। अब कहेंगे सर यहां पे, तो यहां पर प्राइमरी वैलेंसी चेंज होने से नहीं रही, फिर भी यहां पर मुझे क्या मिल रहे हैं, ओनली 2, कितने, ओनली 2 मोल ऑफ AgCl, मतलब 2 क्लोराइड ही आयन ही बाहर हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, CO, ठीक, यहां पे आप जोड़िए NH3 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 NH3, सॉरी 5 NH3 है ना। यहां पे एक क्लोराइड होगा, ये क्लोराइड क्या करेगा, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को। और 2 क्लोराइड बचे हैं, उनको कहीं भी लगा दीजिए, एक इधर हो गया, चलिए एक इधर हो गया। तो इसका मतलब कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो मेटल की दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर वो सेकेंडरी को सेटिस्फाई किया और प्राइमरी को कर रहा है तो ये नॉन आयनाइजेबल होगा, ये आयनाइज नहीं होगा। तो इतना सब कुछ करके अल्फ्रेड वर्नर ने पहली एक सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए दी कि उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है। एक बार मैं फिर समराइज कर रहा हूं। वर्नर ने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, वो आयनाइज क्यों नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जो मेटल होती है वो 2 टाइप्स की वैलेंसी शो करती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी शो करती हैं। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक, तो सेकेंडरी वैलेंसी उसकी ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखी जाती है और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो बाहर लिखी जाती है। ठीक, कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पर एक ही लिगेंड उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे केस में वो आयनाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 ही क्लोराइड आयन अपने को मिलेंगे। ऐसे ढेर सारे कंपाउंड हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन है। इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको जानने जरूरी है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ, उसको आप देखिए, इसके पोस्टुलेट याद करिए। ठीक है, पोस्टुलेट मेमोराइज करिए, ये कॉन्सेप्ट समझिए, कैसे कंपाउंड का फार्मूला, उस पर क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन देखिए। फिर लिमिटेशन पढ़ेंगे और फर्दर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, वर्नर्स थियरी पे 2 क्वेश्चंस हैं। एक है राइट द करेक्ट फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, ये मुझे कॉम्प्लेक्स में दिया कि क्रोमियम क्लोराइड और वाटर के बीच में रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक, ये 3 केसेस हैं A, B, C। इन तीनों में आपको बताना है, इसमें 3 मोल ऑफ क्लोराइड, इसमें 2 मोल ऑफ क्लोराइड, इसमें 1 मोल ऑफ क्लोराइड। ये सबसे आसान, सबसे इजी है। तो आइए इसका आंसर कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं करूंगा, ये बना दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कितने क्लोराइड आयन चाहिए, उतने क्लोराइड को इस तरफ बाहर राइट कर दीजिए। ठीक, उतने क्लोराइड आयन हो गए। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखना है, यहाँ पे 6 दिए हैं, तो मैक्सिमम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच हो सकते हैं। तो आप क्या राइट करेंगे, CrH2O 6। सेकेंड केस में कितना चाहिए, ओनली 2 क्लोराइड आयन चाहिए। कितने क्लोराइड आयन चाहिए, ओनली 2। तो B, तो सबसे पहले आप करिए 2 क्लोराइड आयन रख दीजिए। अब 1 क्लोराइड आयन है, इसको फ्री नहीं छोड़ सकते आप, उसको फ्री छोड़ देंगे तो वो प्रेसिपिटेट होने लगेगा, इसलिए उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ले चलना है। तो Cr हो गए, क्लोराइड हो गया। अब मैं कितना वाटर ले चलूं, ओनली 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी आप आगे जब देखेंगे तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4,
5, 6, 7 इस तरीके से इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर एक क्लोराइड आप अंदर ले जाइए, वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स ही करिए। ठीक, थर्ड केस में क्या होगा, वन ही क्लोराइड आयन मिलना है तो आप एक क्लोराइड आयन को बाहर करिए, 2 को अंदर डालिए, सेंट्रल एटम वाटर 4, ये बनके रेडी इसका फार्मूला। सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिए, देखिए आप लोग। क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, वाटर के साथ इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है। असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू द मेटल, इसमें मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी आपको बतानी है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। पहला कॉम्प्लेक्स है PdCl2.4NH3 और इसमें 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं। कितने मोल, जब उसको AgNO3 के साथ ट्रीट कराया गया तो 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस बन रहे हैं। तो आप सबसे पहला काम क्या करिए, जो बन रहा है प्रेसिपिटेट, जो आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब बाहर है, उसको 2 आपने राइट कर दिया। कितना राइट कर दिया, 2 क्लोराइड आपके बाहर चले गए। अब बच क्या रहा है 4NH3, तो PdNH3 का होल, PdNH3 का होल 4। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज 4। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई 4। एक क्वेश्चन और आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस इज देयर, कितने आयंस हैं। जब ये आयनाइज होगा, यहाँ पर Cl2 है, इसके ऊपर 2+ आएगा और ये 2Cl- होंगे, तो टोटल 3 आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, 3, याद रखिएगा। सेकेंड, इसमें भी 2 क्लोराइड हो रहे हैं, तो 2 क्लोराइड्स को आप बाहर कर दीजिए, Na6H2O, H2O 6 लगा दीजिए। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक भी क्लोराइड आयन नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब Pt 4Cl यहां है, 2 यहां, PtCl6 और ये H2 को इधर कर दीजिए। यहां पर 1 मिल रहा है तो 1 बाहर कर दीजिए, CO सबसे पहले बाहर लगा देता हूं मैं क्योंकि वो मिल रहा है, CO NH3 का होल 4 Cl2। ठीक, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2। एक ये आयन बनेगा पूरा का पूरा और एक यहाँ Cl, 2 ही आयंस बनेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है। लास्ट वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसमें भी 0 है, इसका कॉम्प्लेक्स आप बना के मुझे बताएंगे, ये आपकी एनसीईआरटी है। ठीक, तो वर्नर थियरी इस तरीके से, इस पे यही 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ आयंस पूछ लेगा और ज़्यादा कुछ आता नहीं। इसके पोस्टुलेट याद करके रखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन की। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वर्नर्स थियरी। वर्नर थियरी का जब हम लोग लिमिटेशन कर लेंगे तो फर्दर हम लोग चलेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी स्टडी करेंगे। Limitation of Werners theory, the first one, only certain metals form coordination कंपाउंड। सारी मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर रही थी, केवल कुछ ही मेटल्स ऐसी थी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही थी। ठीक है, द सेकेंड वन ना, व्हाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, व्हाई कोऑर्डिनेशन sphere has
कोऑर्डिनेशन स्फीयर की ज्योमेट्री डिफिनेट क्यों है? थर्ड, ये मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये कुछ लिमिटेशन रही कि क्यों कुछ ही मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसकी ज्योमेट्री डिफिनेट कैसे होती है, फिर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कलर क्यों शो करते हैं, ये सारी बातें वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसके लिए 4 नई थियरीज आई। 4 पहले आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड 1930s के आसपास वीबीटी आई, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 1930 के आसपास आई। फिर इनके बाद फर्दर एक थियरी और आई जिसका नाम था क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी 1950s के आसपास। फिर लिगेंड फील्ड थियरी आई, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आई। ठीक है, लिगेंड फील्ड थियरी आपकी 1960 और 1960 के आसपास ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक, तो हमें क्या स्टडी करना है? हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी और क्रिस्टल फील्ड थियरी स्टडी करना है। लिगेंड फील्ड थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अभी डिस्कस नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसके साथ? वैलेंस बॉन्ड थियरी के साथ। उसकी पोस्टुलेट, उसके एजम्पशंस क्या रहे, किस बेसिस पे वो आया। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आप क्लास 11th हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक बार जरूर देख लें, क्योंकि जब वैलेंस बॉन्ड थियरी आएगी तो वहां पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही बात करेंगे। अभी तक ये नहीं पता चला कि वो दोनों मेटल्स, एक लिगेंड और मेटल, एक दूसरे से ज्वाइंट कैसे होते हैं, ये भी हम सीखेंगे कहाँ? वैलेंस बॉन्ड थियरी में। ओके, थैंक यू।